Okay, so now we are moving to our next topic which is helminthic disease. ठीक है, तो बेसिकली जो हेलमिंथिस होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, ये भी हमें क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं. और हेलमिंथिस जो होते हैं वो थोड़ा सा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं देन जो अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे. ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया पढ़ा था, वायरल डिजीजेस पढ़ी थी. ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वहीं पर वायरस जो होते हैं उनको तो हम क्या मानते हैं, एसेलुलर मानते हैं. ठीक है, तो क्योंकि वायरस क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, एज अ लिविंग की तरह एक्ट करते हैं. क्योंकि हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, जो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक्टिव हो जाता है और इसी वजह से वो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, लेकिन अब है हेलमिंथिस. तो जो हेलमिंथिस होते हैं ये बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये क्या होता है, बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो ऐसे हेलमिंथिस हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, बेनिफिशियल भी हैं, लेकिन कुछ हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं. तो जैसे इसमें सबसे पहले है एस्कैरियासिस. ठीक है, एस्कैरियासिस एक डिजीज़ है जो कि किससे होती है, एस्कैरिस से होती है. एस्कैरिस जो होता है ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो हेलमिंथिस है ये रह सकता है, एस्कैरिस रह सकता है, और वहाँ पे रह के ही हमें क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है एस्कैरियासिस नाम की. ठीक है, तो ये कहता है एस्कैरिस की जो स्पीशीज़ हमें एस्कैरियासिस डिजीज़ कॉज करती है उसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. ठीक है, तो ये इसकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है लुम्ब्रिकॉइड्स. ठीक है, तो एस्कैरिस की ये स्पीशीज़ हमें एस्कैरियासिस कॉज करती है. और ये जो एस्कैरियासिस डिजीज़ है ये फैलती है थ्रू रॉ वेजिटेबल्स, डर्टी हैंड्स एंड इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल. तो अगर हमने क्या कर दिया, डर्टी हैंड से कोई चीज़ हम ले रहे हैं, या फिर रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कच्ची वेजिटेबल्स, है ना, तो क्योंकि उसके अंदर ये पर्टिकुलर डिजीज़ के स्पोर्स हो सकते हैं. मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है छोटे फॉर्म में, या फिर इसकी स्पोर्स हो सकते हैं, ताकि फिर हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, ये ग्रो करेगा और फिर उसके बाद हम क्या हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करके फिर हमें डिजीज़ भी कॉज कर सकता है. ठीक है, और इसी थ्रू जनरली हमारी बॉडी में जाता है और इंटेस्टाइन में रहता है. ठीक है, अभी कहता है जो इससे हमारी बॉडी में जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे हमें जो इसके सिम्टम्स हैं, नोजिया होता है, कफ होता है, एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन. तो पेट में हमारे दर्द भी होता है, एब्डोमिनल पेन होता है काफ़ी ज़्यादा सीवियर. ठीक है, फिर है इंटेस्टाइनल डिस्ट्रक्शन में ऑल्सो होकर, और क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है तो ये इंटेस्टाइन को भी में डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज टीनियासिस, जो कि टीनिया सोलेनम की वजह से होता है. जो टीनिया सोलेनम है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में टीनियासिस नाम की डिजीज़ कॉज करता है. ये भी एक हेलमिंथिस है, और ये फैलता है अगर हमने इम्प्रॉपरली कुक्ड खाना खा लिया, या फिर वही कच्ची वेजिटेबल्स खा ली. ठीक है, जो कि प्रॉपरली वॉश नहीं थी, ताकि अगर उसके अंदर टीनिया सोलेनम या फिर ओके, तो इन अलग अलग तरीक़ों से ये डिजीज़ हमको फैलती हैं. ठीक, अब है इसमें जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं हमारी बॉडी में वो है जैसे क्रोनिक इंडाइजेशन हो सकता है, एनोग्रेशिया हो सकता है, या फिर सिमिलर सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, जैसे एपिलेप्सी में होते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें दिख सकते हैं. ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग दैट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन सारे डिजीज़ में पढ़ना, दैट इज़ कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉज करता है. ओके, नेक्स्ट इज फाइलेरियासिस. ठीक है, या फिर इसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं. ठीक, तो ये जो डिज़ीज़ है एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस, इसको हम ये कॉज करता है वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी. ठीक है, वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम का एक मतलब हेलमिंथिस ही होता है वो. ठीक है, तो एक फिलेरिया वॉर्म होती है. ठीक है, वॉर्म की तरह होता है वो, हमारी बॉडी में ये डिजीज़ कॉज करता है. और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको हम काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो इसमें जो लेग्स होती हैं बेसिकली जनरली वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं. ठीक है,
मतलब लाइक एन एलिफेंट, जैसे एलिफेंट है तो उसकी लेग्स काफ़ी मोटी होती है, तो सिमिलरली इस डिजीज़ से कॉज्ड पेशेंट की भी क्या होती है, लेग्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है एलिफेंटियासिस। ओके, अब नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ प्रोटोजोन डिजीजेस, ठीक है। तो ऐसे डिजीज़ जो कि प्रोटोजोआ हमको कॉज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, ये होते तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटोजोआन्स जो होते हैं क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी छोटे ही ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। तो इसमें और जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं भले ही ये यूकैरियोटिक हैं लेकिन होते ये यूनिसेलुलर हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मतलब जितने भी अभी तक हमने माइक्रोब्स होने वाले डिजीज़ पढ़ी थी उनमें से सारे ही माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वो या तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं या तो फिर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो हेलमिंथस थे जो हमने अभी पढ़े थे वो क्या होते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोजोन्स हैं बेसिकली, उसमें प्रोटोजोन डिजीज़ हैं उसमें सबसे पहले है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो डिज़ीज़ है वो कॉज होती है हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ से, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम एक पर्टिकुलर प्रोटोजोन का नाम है जो कि हमको मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर बच्चों से पूछो कि मलेरिया कौन कॉज करता है, तो आंसर इज़ मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो मलेरिया कॉज नहीं करता, ठीक है। मलेरिया कॉज किससे होता है, इस पर्टिकुलर प्रोटोजोवन से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन मॉस्क्यूटो का रोल है कि वो एज अ कैरियर काम करता है, मतलब वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। मतलब प्लाज्मोडियम बाहर कहीं प्रेजेंट होगा तो उसको मॉस्क्यूटो क्या करता है, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जनरली वही होस्ट होती है, ठीक है, मतलब वही लेके आती है इसको ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो इसकी प्राइमरी होस्ट है। अब अच्छा ये टर्म भी पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जो कि कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में मलेरिया, उसके दो होस्ट हैं, ठीक है। होस्ट का मतलब है जिसकी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर पैरासाइट रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो पहले मॉस्क्यूटो की बॉडी में रहता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो की बॉडी में, फिर उसकी बॉडी से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर शिफ्ट होता है जब मच्छर हमें काटता है तब, ठीक है। तो उसका सेकेंडरी होस्ट तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन प्राइमरी होस्ट कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, क्योंकि उसी की सलाइवा के थ्रू ये सबसे पहले उसकी बॉडी, मतलब उसी की बॉडी में सबसे पहले ये एंटर करता है, इसलिए वो प्राइमरी होस्ट है। एंड देन उसकी सलाइवा के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है जब वो हमें बाइट करता है, और इसी वजह से हम इसके सेकेंडरी होस्ट हैं, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो इज़ नॉट द कॉजेंट, मतलब वो कॉज नहीं करता प्रोटोजोआ, वो क्या है, एक कैरियर है, ओके। अब नेक्स्ट इसके कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो कि हमें मलेरिया कॉज कर सकती हैं। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर है प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम इट इज़, देन प्लाज्मोडियम ओवेल एंड देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। तो ये चार अलग अलग स्पीशीज़ हैं जिससे हमें क्या हो सकता है, मलेरिया कॉज हो सकता है, ठीक है। लेकिन सारे ही जो स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, इनका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग अलग अलग है, ठीक है। जैसे वाइवेक्स का है इट इज़ अबाउट 14 डेज़, और फाल्सिपेरम का है 12 डेज़, एंड देन ओवेल का है 14 डेज़ अगेन, एंड मलेरिया का है 28 डेज़। तो इंक्यूबेशन पीरियड अलग है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अलग अलग स्पीशीज़ हैं इस पर्टिकुलर जेनरा यानी कि प्लाज्मोडियम की, वो हमारी बॉडी में ये डिज़ीज़ कॉज कर सकता है, ओके। तो हमें ज़रूरत है कि हमें मच्छर से बचना है ताकि वो हमें बाइट ही ना करे और ये पर्टिकुलर प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में क्या नहीं करे, एंटर ही ना करे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए, या फिर मॉस्क्यूटो नेट्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए ताकि मॉस्क्यूटो ही हमारी बॉडी में अटैक ना करे, ओके। तो नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये डिजीज़ेस क्या होती हैं, जेनेटिकली फैल सकती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जनरेशन में, या हम कह सकते हैं पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में, इस तरीके से ये डिज़ीज़ कैरी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये डिज़ीज़ फैलती है, जिसमें सबसे पहले है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ेस।
तो जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी में क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उन 23 पेयर्स में भी क्या होता है, देखो वो जो 23 पेयर्स हैं उनमें से भी जो 22 पेयर्स हैं वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और जो एक पेयर होता है लास्ट के जो दो मतलब जो दो क्रोमोसोम है या फिर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर की वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑटोसोमल, क्योंकि वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो 23 पेयर थे उसमें से जो शुरू के 22 पेयर्स हैं ऑटोसोमल, उनमें कोई प्रॉब्लम आने की वजह से जो डिजीज़ कॉज हो रही है वो होती है ऑटोसोमल डिजीज़। और जो लास्ट का एक पेयर है, ठीक है, जो फीमेल में जो 23rd वाला पेयर होता है वो होता है एक्स एक्स, और जो मेल्स होता है उनमें होता है एक्स वाई। ठीक है, तो जो वो वाला पेयर है 23rd सेक्स क्रोमोसोम जो है एक पेयर, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम आने की वजह से डिजीजेस कॉज होती है वो होती हैं या उसको हम कहते हैं कौन सी, एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम से होने वाली डिजीज़। ठीक है, एक्स लिंक्ड या फिर वाई लिंक्ड हम कह सकते हैं। ठीक, तो ऑटोसोमल डिजीज़ेस बहुत सारी हैं, जैसे एल्बिनिज्म है, गैलेक्टोसीमिया है, फेनाइल कीटोन्यूरिया है, साथ में एल्काप्टोन्यूरिया है, एंड देन हाँ, तो ये थे हमारे कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। ठीक है, तो ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन यहीं पर आ जाती हैं कुछ अब सेक्स लिंक, मतलब जो एक्स वाली होंगी या फिर वाई वाली होंगी डिजीज़, जो एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम में कोई मतलब डिफरेंस आने की वजह से कॉज हो रही हैं, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिजीजेज होती हैं वो होती हैं हीमोफीलिया। तो क्या होता है ना, हीमोफीलिया से जो भी पर्सन कॉज होगा, जिसको भी हीमोफीलिया हो रखा है, उसको क्या होता है, उसकी बॉडी में अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, और छोटी खरोच से भी पर्सन की डेथ हो सकती है क्योंकि ब्लड सारा बॉडी से बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। सिमिलरली कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें किसी पर्सन को क्या नहीं होता, कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते, ग्रीन और रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इस तरीके की डिजीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और इसको हम बोलते हैं डाल्टोनिज्म भी। ठीक है, नेक्स्ट है वाई लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, जिसमें एक डिजीज़ यहाँ पर है हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, तो जो हाइपरट्राइकोसिस है इसमें क्या होता है, हमारी जो ईयर पिन है ना, जो कान है वहाँ पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो होते हैं हाइपरट्राइकोसिस, ये वाई लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है। ओके, तो ये सारी अलग अलग तरीके की डिजीज़ेस हमने पढ़ी इस चैप्टर में कि किस तरीके से डिजीज़ होती हैं, कितने तरीके की डिजीज़ हो सकती है हमारी बॉडी में कॉज, और कौन से उनके कॉजेंट्स हो सकते हैं बेसिकली। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास।